हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और जैसा कि आपको मालूम ही है, सीटेट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आपकी। और आपने एसएसटी की क्लास भी देखी होगी, सीडीपी की भी। तो उसी क्रम में आपकी मैथ की क्लास, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम के लिए। और आज जो होगी वो मैथ की क्लास होगी पेपर 2 में, जो कि मैथ साइंस ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैथ के क्वेश्चंस को कैसे करें। पेपर 1 के लिए भी क्लास आएगी और जहां पर हम मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 में तो सभी के लिए कंपलसरी है। और पेपर 2 में जो साइंस ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पेपर 2 का एक सेट डिस्कस करेंगे। 2024 में जो पेपर हुआ था जुलाई में, तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, इसी तरह के क्वेश्चन लगातार आते हैं। तो हम जो है अपना डिस्कशन शुरू करेंगे जुलाई में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, जुलाई 24 के सीटेट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे, उन्हीं को पहले समझेंगे और उन क्वेश्चंस के द्वारा ही चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि जो एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज ABCD, तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप दिया है 120 और BC की लंबाई है 48 सेंटीमीटर और CD की लंबाई है 17 सेंटीमीटर और AD की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। A और B जो दोनों एंगल है वो 90 डिग्री है, ये दिए हुए। तो हमें एरिया बताना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। तो चीज को समझे, देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब वो ABCD जो है कुछ इस तरह से है कि ये एंगल A और एंगल B ये दोनों 90 डिग्री है, दोनों एंगल 90 डिग्री है। ये BCD ऐसे मान लेते हैं। BC की लंबाई दी है 48 और CD की लंबाई दी है 17, वहीं AD की लंबाई आपको दी हुई है 40 और परिमाप यानी पेरीमीटर जो कि चारों भुजाओं का जोड़ होता है वो 120। तो अगर तीन हमें पता है 48, 17 और 40, तो इसमें से 120 में से अगर आप माइनस कर दोगे 48 माइनस 17 और माइनस 40, तो आपके पास AB की लंबाई आ जाएगी। इन तीनों का जोड़ देख लो कितना आएगा, ये आएगा 105। तो AB आपके पास आ गया 15। एक सेकेंड, ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो बहुत इजीली हम एरिया यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखोगे तो ये ए, इसको मैं अगर पॉइंट E मान लूं, तो ABE और D एक रेक्टेंगल है, ABE और D, तो इसका एरिया हो जाएगा, ये 15 है, तो यहां तक की ये लंबाई ये 8 हो जाएगी और ये नीचे वाली 40 हो जाएगी, टोटल 48 है। तो यानी इसके जो है 15 गुणा 40, तो ये एरिया हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो ये ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल है जिसमें ये लंबाई 15 है, अब ये क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 होगी। तो ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल CDE कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो यानी बेस इंटू हाइट हम ले लें, तो 8 इंटू 15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ये आ गया 60। तो टोटल एरिया जो है क्वाड्रिलेटरल का वो आ गया 660। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कर लेंगे इसको। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। हमें ABCD का एरिया निकालना था, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला और एक राइट एंगल ट्राइंगल का। दोनों एरिया निकालने के बाद हमारे जो है टोटल एरिया 660 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है। देखें अब अगला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 660 इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर गणित में उत्पत्तियों के संबंध में कौन सा सबसे कम उपयुक्त है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो लीस्ट एप्रोप्रिएट है, यानी लगभग गलत ही है, जो सबसे कम इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है वो क्या है। मैथ में उत्पत्ति यानी प्रूफ से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए हुए, प्रूफ्स इन फिजिक्स। तो प्रूफ्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन व्हाई ए पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। प्रूफ्स हमें ये बताते हैं कि कोई रिजल्ट क्यों सत्य है। बिल्कुल, हम जब मैथ में कुछ प्रूफ्स निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि परिणाम क्यों सत्य है, तो ये तो बहुत उपयुक्त है। ठीक है, ये सबसे कम उपयुक्त नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है उपयुक्त है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट हेल्प्स टू रिवील
द कनेक्शन एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल, ये भी उपयुक्त स्टेटमेंट है। प्रूफ्स क्या करते हैं, उन संबंधों को उजागर करते हैं और गणित के बारे में हमारी इंसाइट डेवलप करते हैं, अंतर्दृष्टि को डेवलप करते हैं, साथ ही उन रिलेशंस को हमें बताते हैं जिनकी वजह से कोई एक जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आया है। तो प्रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रूफ से हम समझ सकते हैं उस संबंधों के बारे में जो उस फॉर्मूले को डेवलप करने में यूज हुए। तीसरा स्टेटमेंट है, इट कैन हेल्प द स्टूडेंट टू वैलिडेट देयर ओन रीजनिंग। स्वयं के तर्कों को मान्यता प्रदान करने में मदद करते हैं प्रूफ्स। बिल्कुल, प्रूफ से जो हमारे जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, जो हमारे जो समझ है, उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं प्रूफ के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है, ये उपयुक्त है। तो कम उपयुक्त क्या है, वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रूफ आर बिल्ड ऑन इंट्यूटिव नॉलेज। देखो, इंट्यूटिव नॉलेज ऐसा नहीं है कि आपको एक सपना आ गया, यानी आपको कुछ आभास हो गया, अनुमान हो गया। मैथ में ऐसे नहीं चलता है। मैथ में सब कुछ प्रूफ और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे चलता है, इंट्यूशंस के बेस पे मैथ नहीं चलता है ना। तो यहाँ पर इंट्यूटिव वर्ड को अगर आप पकड़ लोगे, इंट्यूटिव अंतर्दर्शीय ज्ञान, मैथ में अंतर्दर्शीय ज्ञान के आधार पर प्रूफ नहीं लिए जाते, प्रूफ रीजनिंग और लॉजिक के बेस पर, ठीक है, लिए जाते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तर्क होता है। तो अंतर्दर्शीय ज्ञान के आधार पर प्रूफ्स का निर्माण होता है, ये बात गलत है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट हो जाएगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा था सीटेट ने, है ना, पिछले पेपर में जुलाई 24 में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो इससे आप समझ सकते हैं काफी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा प्रूफ्स के बारे में, मैथ के बारे में। तो मैथ जो के प्रूफ्स हैं वो इंट्यूटिव नॉलेज के बेस पे डेवलप नहीं किए जाते हैं, बल्कि रीजनिंग के बेस पर डेवलप किए जाते हैं। क्लियर है? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? तो चीजें क्लियर हो रही हैं तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, सभी के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत अच्छा सेशन लेकर के आया हूं मैं, जिससे कि आपको जो है मैथ में बहुत हेल्प मिलने वाली है। 30 में से 30 भी आप कर सकते हैं अगर इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चंस को। क्योंकि हर साल आप देखोगे कि सीटेट का जो पैटर्न है वो सेम बना हुआ है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं होता, क्वेश्चन के डिजिट का हेर फेर होता है और एक जैसे क्वेश्चन ही लगातार पूछे जा रहे हैं, तो लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। कम से कम 4-4, 5-5 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर आप कर लेते हैं, तो आपने अगर अब तक भी कोई अच्छी तैयारी नहीं की होगी, तो अब से भी आप 15-20 दिन के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, जिसके डायगोनल विकर्ण जो है वो P और R, PR और QS ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पे। उसके बाद OP की लंबाई दी है, OP की लेंथ कितनी है, x+7। फिर देखो OQ की लेंथ कितनी दी हुई है, x+y, और OR दिया है 20 और OS दिया 16 सेंटीमीटर। तो आपको 7y+5 की वैल्यू बतानी है। बताओ कितना आएगा? बहुत इजी है। अगर आप देखें तो यहां पर एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, PQRS, ठीक है। अब PR और QS O पर एक दूसरे को काटते हैं। कहां काटते हैं? O पर। OP की लंबाई कितनी है, x+7, और OQ की कितनी है, x+y। OR दिया है 20 और OS है 16। हम जानते हैं कि ये मिड पॉइंट पे काटेंगे और इसलिए OP जो है OR के बराबर होगा और OQ जो है OS के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं x+7 = 20 और x+y = होगा 16। यहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, और इस 13 को इसमें रख दोगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई है तो बहुत इजी है। क्या निकालना है, 7y+5। बताओ इजी है नहीं है? 7 × 3 + 5 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 21 + 5 26 हो जाएगा। बहुत आसान है।
अगर हमें ये पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए OP की लंबाई OR के बराबर होगी और OQ की लंबाई OS के बराबर होगी। बस ये कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही हमें ध्यान देना है कि पैरेललोग्राम में क्या ये कॉन्सेप्ट है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसीलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? तो ये चीज समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया 26। अब नेक्स्ट देखें, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, सिंपल सा एक सिंप्लीफिकेशन है, और एक दो क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के आते ही हैं जो बहुत इजी भी होते हैं और जल्दी से आपको सॉल्व भी कर लेने चाहिए। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, और क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 21 हो जाएगा। बाकी की यहाँ मैं इसको देखूं तो ये इससे इसको डिवाइड कर देगा तो ये 39 आ जाएगा पूरा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिवाइड 7 इंटू 3 प्लस 5 माइनस ये कैंसिल होके आ गया 4 इंटू 12। बताओ, अब इसको यहां से कैंसिल कर दो तो ये भी 3 हो गया, प्लस 39 इंटू 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 48, ठीक है। 4 12 जा 48, 3 3 जा हो गए 9। अब बताओ, ये दोनों जुड़ के 48 हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब किसी को स्क्वायर रूट नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, तो भाई बहुत मुश्किल है। आपको सिंपल कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना आना ही चाहिए, क्योंकि ये पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं, ये पेपर 1 की बात नहीं कर रहा हूं, ये पेपर 2 की बात कर रहा हूं। 6 to 8 में 6 to 8 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। हमें सिंप्लीफिकेशन आने चाहिए, टेबल आनी चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज देखें, इसका 5 आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। अरुण की एज जो है वो वरुण से 3 वर्ष ज्यादा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6 और वरुण की आयु का 3/5 से 6 वर्ष अधिक था अरुण, और अरुण की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। तो x का मान निम्न समीकरण में हल करने पर प्राप्त हो सकता है। कौन सी समीकरण में, क्या समीकरण बनेगा? वरुण की वर्तमान आयु x है और अरुण जो है वो वरुण से 3 साल बड़ा है। तो मैं अगर देखूं तो वरुण की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? x। तो अरुण की वर्तमान आयु कितनी होगी? वो होगी x + 3, क्योंकि वो 3 वर्ष बड़ा है। अब बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है? पहले स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो रही है। 8 साल पहले आ जाते हैं, तो 8 साल पहले जो वरुण होगा वो x - 8 ईयर का होगा, ठीक है। और अरुण जो होगा वो अरुण होगा x + 3 - 8 का, और वरुण होगा x - 8 का, ठीक है। उसमें से भी 8 घटा दिए, इसमें से तो ये हो जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा x - 8। ये बात समझने में कोई दिक्कत है? ये अरुण और वरुण की एज 8 साल पहले लिखी, और वो कह रहा है अरुण की आयु का 5/6। अच्छा जी, अरुण की आयु ये है और इसका 5/6, 5/6, और वरुण की आयु का 3/5, 3/5। बहुत सिंपल तरीके से देखो, बिल्कुल कोई जोड़ देने वाली बात है ही नहीं। अरुण 6 साल अधिक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है? 6 साल का। अरुण 6 साल बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं अंतर कितना है? 6 साल का अंतर है सिंपल, आसान सा स्टेटमेंट था, और यही वाला स्टेटमेंट यहां पर मैथमेटिकली फर्स्ट में मैच हो गया। फर्स्ट में मैच हो गया तो हमारा आंसर पहला हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट मैच हो गया, देखो बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट। तो बहुत आसानी से हम
इसको कर सकते थे, आयु संबंधी प्रश्न है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कक्षा 8 में ऐसे सवाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखें इस क्वेश्चन को। अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार और मूल्यों के साथ संबंधित है उसे के रूप में जाना जाता है। द डोमेन ऑफ लर्निंग दैट डील्स विद एटीट्यूड एंड वैल्यूज। एटीट्यूड और वैल्यू से कौन सा लर्निंग का डोमेन जो है वो रिलेटेड है? लर्निंग के 3 डोमेन हैं। अगर मैं बात करूं डोमेन ऑफ लर्निंग्स, कौन कौन से हैं जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। लर्निंग के कौन कौन से डोमेन हैं? 3 डोमेन है, ये तो मैंने पढ़ाया ब्लूम टेक्सोनॉमी में। ब्लूम ने लर्निंग के 3 डोमेन दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं? पहला है नॉलेज या कॉग्निशन, कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव, अफेक्टिव, और दूसरा है अफेक्टिव, और तीसरा है साइकोमोटर। 3 डोमेन है। तो कौन सा एटीट्यूड और वैल्यू से संबंधित है? तो वो है अफेक्टिव। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखो समझो, अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर 3 डोमेन है जो किसने बताए हैं? ब्लूम ने। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोमोटर में कौन सा आता है? ओरिजिनेशन, अडेप्टेशन, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, गाइड रिस्पॉन्स, सेट और परसेप्शन आदि। वहीं अगर हम कॉग्निटिव की बात करें, संज्ञान की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो ये तो हो गए गत्यात्मक और ये हो गए संज्ञानात्मक। तो इसमें आता है इवोल्यूशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव और नॉलेज आदि फील्ड। ठीक है, हम देखेंगे तो मूल्यांकन, ठीक है, ये संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, ठीक है, समझ और ज्ञान। और अफेक्टिव यानी भावनात्मक में कौन सा आएगा? भावनात्मक डोमेन में तो इसमें आएगा कैरेक्टराइज, ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग, ठीक है, एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सब किसमें आते हैं? अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने डोमेन के बारे में देख लिया। तो सही आंसर क्या था? अफेक्टिव डोमेन। भावनात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? ये व्यवहार और मूल्यों से संबंधित है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? देखो मैथ में सिर्फ मैथ के ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, टीचिंग से रिलेटेड भी तो क्वेश्चन आएंगे। तो कई बार टीचिंग में पेडागोजी के सवाल पूछ लेते हैं, है ना, कई बार मैथ के टीचिंग से ही पूछ लिया जाएगा, और कई बार मैथ टीचिंग से ना पूछ करके सीडीपी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये सवाल पिछली बार मैथ के सेक्शन में ही आया था। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पर ये सीडीपी का क्वेश्चन है, ये मैथ के सेक्शन में ही पूछा गया सवाल है। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, मैथ में ही पूछा है इसको। अब नेक्स्ट देखिए और करिए, अब आ गया मैथ का सवाल। बताओ क्या होगा अगर एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और जो है बेस की रेडियस दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर, और रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। फिर कहता है कि अगर इसकी रेडियस आधी कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, और हाइट में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो जो नया आयतन होगा यानी जो नया वॉल्यूम होगा उसके बारे में क्या सही है ये बताना है। तो पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो फर्स्ट हम निकालें अगर तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इंटू 9। तो ये आपका कितना आ जाएगा? पाई इंटू 36 इंटू 9। ठीक है, 5, तो ये आ जाएगा आपका 27 और ठीक 324 पाई। ठीक है, तो ये वॉल्यूम था स्टार्टिंग में। अगर हम 4 न्यू वॉल्यूम हमें निकालना है, जब रेडियस क्या कर दी जाए? हाफ कर दी जाए, यानी 6 की जगह कितनी रह जाएगी? 3 सेंटीमीटर, और हाइट को कितना कर दिया जाए? 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो 9 + 3 बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 12। तो अब जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू 12, तो ये हो गया पाई इंटू 9 इंटू 12, तो आंसर आ जाएगा 108 पाई। ये वॉल्यूम आ गया, ये नया वॉल्यूम है।
आप देखोगे कंपेयर करोगे तो ये पहले का कितना है, 1/3 है, 1/3 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/3 है किसका, ओल्ड वॉल्यूम का। न्यू वॉल्यूम विल बी द 1/3 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा एक दो चीजें और बता देता हूं, देखो सिलेंडर के केस में ही वॉल्यूम क्या होता है, ये तो अभी हमने देखा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये सिलेंडर है, तो आर इसकी रेडियस हो गई, एच इसकी हाइट हो जाएगी, आर क्या होगी, रेडियस हो गई। तो अगर इसका सरफेस एरिया निकालना होता तो क्या होता, टोटल सरफेस एरिया, तो वो हो जाता 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि हम कह सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर ब्रैकेट में आ जाएगा। और अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता तो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो ये 3 फॉर्मूले याद रखेंगे सिलेंडर के केस के लिए, बेलन के लिए बहुत जरूरत पड़ेगी सिलेंडर के क्वेश्चंस करने के लिए इन फॉर्मूले। ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताएं इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा। वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, वैन हेले का जो ज्यामितीय अधिगम का सिद्धांत है, वैन हेलेज थ्योरी, इसमें हमें ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको हमें अरेंज करना है 1 2 3 4 के क्रम में, ABCD के क्रम में, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा। ज्यामितीय गुणों की पहचान, ज्यामितीय आकृतियों गुणों की पहचान, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण, या ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना, या ज्यामितीय आकृतियों की जैसी वे हैं उसी रूप में पहचानना। तो वैन हेले ने ज्यामितियों के बारे में एक सिद्धांत दिया है, पहले वो समझ लो क्या दिया है, कि उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले है विजुअलाइजेशन, शेप, यानी जो जैसी है शेप उसी को उसी प्रकार से समझना या जानना। ठीक है, उसी रूप में पहचानना। दूसरा है, इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल, लेवल 0। दूसरे लेवल पर है एनालिसिस। ठीक है, या हम कहते हैं जहां पर आकृतियों का वर्गीकरण करना या उनके गुणों को पहचानना, प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स को पहचानना। ठीक है, उनका वर्गीकरण करना और उनके गुणों को पहचानना की तरफ बढ़ना। यह है लेवल 2, लेवल 2 एनालाइज, सॉरी लेवल 1, इसको लेवल 0 उसको कहा था, इसको कहेंगे लेवल 1। दूसरा है इनफॉर्मल डिडक्शन, जहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ शेप और उसके फिर आगे बढ़ेंगे तो रिलेशनशिप अमंग द प्रॉपर्टीज, गुणों के बीच में संबंधों को भी पहचानना। तो ये है एक तरह से इनफॉर्मल डिडक्शन, इसको हम कहेंगे लेवल 2। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए लेवल 2। फिर है डिडक्शन, जो भी उसके पूरे प्रॉपर्टीज हैं उनको संबंध निर्मित करना और उनके संबंधों को निकालना, पहचानना और संबंध स्थापित करना, डिडक्शन लेवल 3 में होगा। फिर होगा रिगर, यानी एनालिसिस और डिडक्शन, एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम, पूरे सिस्टम का विश्लेषण करना, ये है लेवल 4। ठीक है, 5 स्तर है और 0 से स्टार्ट करोगे 0 1 2 3 4। इस तरह से जो वैन हेले थे उन्होंने ज्योमेट्री की समझ के बारे में ये सिद्धांत दिया था, ज्यामितीय आकृतियों की समझ के बारे में सिद्धांत। तो अब इसी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यहां पर इस चीज को देखें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो आकृतियां जैसी हैं उन्हें उसी रूप में पहचानना। पहले पे ऑप्शन होगा डी, पहला होगा डी। अब उसके बाद आपका आएगा आकृतियों के गुणों के बीच संबंधों को ढूंढना। जब संबंधों को हम ढूंढ लेंगे तो फिर उनको वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर बी, ये दोनों ही लेवल 1 पे आते हैं, ये लेवल 0, ये लेवल 1 पे। और लेवल 2 पे आएगा आकृतियों के गुणों की पहचान करना, जो कि यहां पर लेवल 2 में होगा, तो ये हो जाएगा ए। बाकी लेवल 3 के लिए और 4 के लिए यहां पर नहीं दिया गया है, तो ये लेवल 0 1 और 2 में ही हम अरेंज कर देंगे। तो ऑप्शन डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी है कि आप वैन हेले की जो ज्यामितीय संबंधों के बारे में जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसको समझ लें, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
बहुत इजी क्वेश्चन है, देखें इस क्वेश्चन को करें। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पाई चार्ट में किसी बच्चे के जो है नंबर वो पाई चार्ट में शो किए गए और उसके 6 विषयों के जो नंबर हैं वो पाई चार्ट में दिखाए गए हैं। पाई चार्ट आपको पता है कि जैसे गणित के जो नंबर हैं उसके वो 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करे गए, 90 डिग्री ये मैथ के नंबर हैं। जो 80 डिग्री से रिप्रेजेंट किए गए हैं वो उसके विज्ञान के नंबर हैं। ठीक है, ये साइंस के नंबर हैं, इनको 80 डिग्री में दिखाया गया है, साइंस के नंबर है। इसी तरह से फिर सामाजिक विज्ञान के नंबर हैं जो कि 65% दिखाए गए हैं, 65%, ये एसएसटी के हो गए। फिर हिंदी के नंबर हैं 75%, ठीक है, 75% है हिंदी के मार्क्स हैं ये। दूसरा 50% जो है वो इंग्लिश के मार्क्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आराम से समझा रहा हूं, देखो कोई दिक्कत नहीं है। बता रहे हैं गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के अंतर क्या है वो बताओ, जबकि कुल अंक 540 है। टोटल नंबर कितने आए? 540। यानी पाई चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं, एक पाई चार्ट में कुल डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री। ठीक है, सारे कोण मिला के 360 है, जो कि कुल नंबरों के बराबर रखना चाहो तो रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 4 बराबर 9, 1 बराबर 9/4 ये हो जाएगा। अब इस तरह से अगर हम सॉल्व करते हैं तो गणित और अंग्रेजी में कितने का अंतर है? देखो गणित के कितने हैं? 90 डिग्री और अंग्रेजी के 50, तो इनमें 40 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे आप 40 बराबर कितना रख दोगे? 1 बराबर 9/4 है, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा? 9/4 गुणा 40। तो कितने अंकों का अंतर आ गया? नहीं, एक सेकंड, ये हाँ ये 6 बार जाएगा और ये 9 बार, तो ये 9/6 ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 लेंगे। 1 सेकंड इसको क्लियर, ये देखिए, तो यहां पर जो है ये 6 बार कैंसिल हुआ, ये 9 बार, तो 1 बराबर आ जाएगा 3/2। तो 40 बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 इंटू 40, तो ये 20 बार कैंसिल हुआ 20, तो ये हो गया 60। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो अंग्रेजी और गणित के अंतर है वो भी 60 है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर सीधे सीधे हमें पता है इनका अंतर कितना है, वो है 40 डिग्री, और कुल कोण होता है 360 डिग्री, और उनको जो कुल नंबर मिले हैं वो है 540। तो इस तरह से रख देंगे कुल नंबरों का 40%, 40 डिग्री कितना होगा? कुल नंबरों का 40 डिग्री, यही अंतर हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया 9 बार, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 60 बार। यहां से भी हमें आंसर मिल गया 60। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। पाई चार्ट को हम सॉल्व कर सकते हैं, अब कर लेंगे पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर, जब भी आपको उच्च प्राथमिक स्तर लिखा मिले तो आपको समझना है ये 6 to 8 की बात हो रही है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जूनियर हाई स्कूल की बात हो रही है, 6 से 8 की। संख्या प्रणाली के अंतर्गत नंबर सिस्टम में, ठीक है, क्या शामिल नहीं है? देखो इस चीज पे गौर करें, कौन सा टॉपिक जो है हमारे 6 से 8 के सिलेबस में नहीं है? बहुत इजी है। कौन सा टॉपिक नहीं होगा 6 से 8 के सिलेबस में? कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट एंड पावर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स। तो ये तीनों तो हमारे सिलेबस में होते हैं 6 से 8 में, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। इन्हें आप 11th 12th में जाके पढ़ते हैं, है ना? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 2 + i√3। ठीक है, आयोटा वाले जो नंबर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और इनके बारे में आपने कब पढ़ा है? ये 12th में, z = a + ib। ठीक है, आयोटा एंड बी। ए जो है इसमें रियल नंबर है, और बी के साथ जो पार्ट है ये रियल पार्ट हो गया, और वो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। ठीक है, या इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मिलके जो बनते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में आते हैं। क्लियर? अगर सिलेबस को भी ध्यान से देखा रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई डिफिकल्टी तो है नहीं इन क्वेश्चंस में। बताओ कोई डिफिकल्टी है इसमें क्या? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन में। रूबिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। रूबिक्स के बारे में क्या सही नहीं है, सबसे पहले तो ये देखा करो, नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट, क्या सही नहीं है, सत्य नहीं है। रूबिक्स क्या होते हैं? रूब्रिक, रूब्रिक्स, ग्रेड सिस्टम देखा आपने, ग्रेड सिस्टम, जिसमें हम किसी को जो नंबर है, सपोज दैट ये स्टूडेंट 1, ये स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, और इनको मैं अलग अलग सब्जेक्ट में 0, 1, 2, 3 या 4 इस तरह से स्टार देता हूं, ठीक है। और हर एक उसका एक मतलब होता है कि ये ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, ठीक है, नीड एफर्ट्स, ये गुड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस तरह से अगर हम ग्रेडिंग देते हैं तो इस तरह से ग्रेडिंग, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर कितनी मेहनत की जरूरत है, या कौन सा बच्चे का कौन सा टॉपिक अच्छा है, या किस फील्ड में वो बेहतर है। तो रूब्रिक्स से हम जो असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट का एक फिक्स एक स्केल होता है, एक फिक्स्ड स्केल होता है, ठीक है। तो यानी ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एक निश्चित पैमाना होता है, ठीक है, ये तो सही है, हमें तो सत्य नहीं बताना है। पैमाने के प्रत्येक बिंदु पर जो है प्रदर्शन, यानी जो उसकी अचीवमेंट है, परफॉर्मेंस है, उसका जो है वो वर्णन किया जाता है और विशेषताओं की सूची होती है, ये बात भी सही है। हर एक पॉइंट के लिए कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं और हर एक पॉइंट पे जो है उसकी परफॉर्मेंस की डिस्क्रिप्शन होती है। पहले दोनों स्टेटमेंट तो सही है, गलत क्या है? ये विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, बिल्कुल क्लियरली पता चलता है किसको कितनी मेहनत करने की जरूरत है और कौन किस कैटेगरी में है, ठीक है, किस पॉइंट पर है। तो ये भी सही है, यानी गलत क्या है? ये सब्जेक्टिव जो है अप्रोच है, हमारे मूल्यांकन की सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये गलत है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, व्यक्तिगत नहीं है, वस्तुपरक है। कैसा है? वस्तुपरक है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हमारे जो इवोल्यूशन है वो यहाँ पर कैसा है? सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो यही गलत था, ठीक है। ये बात समझ में आई कि रूब्रिक्स से कैसा मूल्यांकन होता है? इस तरह से जो मूल्यांकन करते हैं कि हमें टारगेट 1, टारगेट 2, स्टूडेंट के 1, 2 हो गए तो हम उनको पॉइंट देते हैं, जैसे 4 पॉइंट दे दिए एडवांस को दे दिए, 3 पॉइंट दे दिए गुड या मिड्स को दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए यानी अभी अप्रोचेस की जरूरत है, 1 पॉइंट मिला तो मतलब बहुत काम की जरूरत है। तो हर एक चीज में जब पॉइंट मिलते हैं, अलग अलग ग्रेडिंग मिलती है, तो उससे अलग अलग हमें चीजें क्लियरली समझ में आती है कहां पर कितने काम करने की जरूरत है। तो इस तरह का जो हमारा असेसमेंट होता है, इस टाइप के असेसमेंट को ही रूब्रिक्स बोला जाता है, रूब्रिक्स, ठीक है, याद रहेगा। तो रूब्रिक्स जो है ये सब्जेक्टिव नहीं होकर के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन है? किसी बहुफलकी के फल को, यानी एफ, जो नंबर ऑफ फेसेस हैं, फेसेस हो गए एफ, फलक एफ, एजेस हो गई ई, किनारे हो गए ई, और वर्टेक्स हो गए वी, ठीक है। कोई भी शेप है, कोई भी शेप हो सकती है, 3D शेप हो सकती है। सपोज दैट ये एक क्यूबॉइड है, तो इस क्यूबॉइड के कुछ फेस होंगे, कुछ एज होंगे, कुछ जो है वर्टेक्स होंगे। तो फेस हो गया एफ, वर्टेक्स हो गए वी, एजेस हो गए ई। उनकी संख्या हमें दी है, फेसेस कितने हैं 7, एजेस कितने हैं 15, और वर्टेक्स कितने हैं x। तो हमें बताना है कि 2f प्लस 3e इज इक्वल टू 4x का मान क्या होगा। बताओ क्या होगा। अब इसमें क्या होता है कि यूलर ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम कहते हैं यूलर्स पॉलीहेड्रन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था वो? v माइनस e प्लस f इज इक्वल टू 2। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू है x, माइनस e की वैल्यू 15, ठीक है, f की वैल्यू 7 इक्वल टू, ये हो गया माइनस 8 और 2, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी वर्टेक्स कितने हैं 10 हैं, तो अब हम 2f प्लस 3e माइनस 4x की वैल्यू निकाल लें। 2 इंटू एफ की वैल्यू 7 प्लस 3e की वैल्यू 15 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 10। तो कर लो इसको, ठीक है, ये आ जाएगा 19, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत?
तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि यूलर्स पॉलीहेड्रल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जो वर्टेक्स एजेस और फेस होते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ फेस और नंबर ऑफ एज का रिलेशन होता है v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए होंगे, तो उनके बीच में ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन से आपको किसी ना किसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और फिर उसको इस तरह का कोई फॉर्मूला देगा उसमें रख देंगे। ठीक है, बताओ यहां तक कोई समझने में दिक्कत है तो आगे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है। 2x प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट 2x प्लस 5 माइनस 14, ये है इज इक्वल टू 2x प्लस y 5y प्लस p और 2x प्लस 5y प्लस q। तो हमें p प्लस q की वैल्यू बतानी है। p प्लस q क्या होगा? ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये दिया हुआ है, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको पूरा नोट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये होगा 25y स्क्वायर प्लस 20xy। ठीक है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये तो सभी को पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 5 की, तो ये हो गया 10x और ये माइनस के 25y माइनस 14। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले एक एक करके करते हैं। 2x की इन तीनों में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 10xy प्लस 4qx, 10xy प्लस के 25y स्क्वायर प्लस 5qy। अब p की मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, तो ये हो जाएगा 2xp 2yp सॉरी 5, ये हो जाएगा 5yp प्लस pq। ठीक है, अब हमें इस चीज को देखना है, तो p प्लस q की वैल्यू निकालनी है। अब p प्लस q की वैल्यू यहाँ पर ये 4x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 25y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 10xy और 10xy 20xy ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस के 10x माइनस के 25y और इधर है 4qx प्लस 5qy। ठीक है, 4 नहीं, ये 2qx होगा, 2qx और इसके बाद प्लस हमारे पास 2xp और 5yp प्लस pq, ये भी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है p प्लस q। इन दोनों में 5y कॉमन है, इसमें अगर हम 5y कॉमन लेते हैं, इधर माइनस 14 ऑन है, और 5y कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है p प्लस q और प्लस pq। ये है यहाँ पे आपका माइनस के 10x माइनस के 25y और माइनस के 14, ये तीनों हैं। अब इसके अगर कंपैरिजन करें, अगर हम इन तीनों पार्ट को कंपेयर करें, ये वाला पार्ट इसके बराबर ले लें, ये वाला पार्ट इसके बराबर ले लें। ठीक है, और इसको इनके इसके बराबर ले लें p इंटू क्यू के, तो आप देखोगे कि p प्लस क्यू जो है वो आ जाएगा माइनस के 5। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें, तो वो -5 आ जाएगा। और p इंटू क्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p इंटू क्यू माइनस के 14। तो हमसे
P प्लस Q की वैल्यू पूछी है, जो कि कितनी है -5। ठीक है, सिंपल कंपेयर करके भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर कर लेंगे तो भी हमें ये पता चल जाता है कि जो 2x PQ है ये -10x के बराबर है, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये -5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जो 5y PQ है ये यहाँ पर -25y के इक्वल है। कैलकुलेट करने पर आपका -5 ही यहाँ से मिल रहा है, यानी दोनों चीजें सेम है, और P इंटू Q की वैल्यू -14 आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, बताएं क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। Two parallel lines are intersect by a transversal and the two interior angle so formed on the same side of transversal are 2x plus 15 and 3x minus 20. Then the value of 4x plus 6 क्या होगी? ठीक है, अब दो समांतर रेखाएं हैं, उन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, अब जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसके जो इंटीरियर एंगल है, ये एक ही साइड पर जो बनने वाले इंटीरियर एंगल है, इनकी वैल्यू है 2x प्लस 15 और दूसरा है 3x माइनस 20। ये है, ये दी हुई है। अब आपसे पूछा है कि 4x प्लस 6 क्या होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो जुड़ के कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 180 डिग्री। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के जो दो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यानी कि 5x -5 = 180, और ये उधर चला जाएगा, ये हो गया 185 = 5x, 5 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 37 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, और जब x की वैल्यू आ गई तो 4x प्लस 6 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है आसानी से। ठीक है, कितने आ जाएगी 154, ऑप्शन नंबर 1। ट्रांसवर्सल के लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, रूल जान लो, बहुत जरूरी है कि जो ये तिर्यक रेखाएं होती हैं, ये तिर्यक रेखाएं ये देखो, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। मैं इनको कह देता हूं A B, ये हो जाएंगे C और ये D। तो A और B का जोड़ भी 180 होगा, एंगल A और B का, और C और D का जोड़ भी 180 होगा, यानी इंटीरियर की साइड पे दोनों जो है एक साथ जुड़ करके 180 डिग्री बनाएंगे। और B बराबर होगा D के, एंगल B बराबर होगा एंगल D के, और एंगल A बराबर होगा एंगल C के। ठीक है, अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, C A के बराबर होगा, B D के बराबर। इसी तरह से अगर मैं आउटर साइड की बात करूं तो ये बाहर वाला ये एंगल, इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम दे दिया F, इसी तरह से इसको नाम दे दिया G, इसको नाम दे दिया H। तो E और G का जोड़ भी 180 होगा, E और F का जोड़ भी 180 होगा, G और H का जोड़ भी 180 होगा, F और H का जोड़ भी 180 होगा, ऐसे B C का जोड़ भी 180 होगा, A D का जोड़ भी 180 होगा, चारों का जोड़ 360 हो जाएगा। ठीक है, E H के बराबर भी है, एंगल E एंगल H के बराबर है, G F के बराबर है, और F B के बराबर है, और B खुद D के बराबर है। अब देखो H A के बराबर है, अपोजिट एंगल है सॉरी, और A C के बराबर है, यानी ये चारों E H और A और C आपस में बराबर होंगे, G F और B और D आपस में बराबर होंगे, रिलेशन में ना। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल का सम 180 होता है, ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज क्लियर रहेगी तो डाउट नहीं होगा और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत यहाँ? नेक्स्ट देखिए, करें, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी सी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। ठीक है, एक है 6/7, एक है 2 सही 3/5, और एक है 3/8।
और एक है 2 सही 8/15। ठीक है, अब छोटी के लिए तो इन दोनों में देख लो। ठीक है, क्योंकि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो तो बड़े ही हैं, 2 सही 3/5 और 2 सही 8/15 इन दोनों से बड़े हैं। तो 6/7 और 3/8 में कौन बड़ा है? देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहचान सकते हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी ये आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी ये आ गई 20। तो कौन बड़ा है? ठीक है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ करी, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। तो ऊपर से नीचे वाले का इधर लिख लिया और इसका इधर लिख दिया। तो 48 बड़ा है, यानी 6/7 ये बड़ी है इनमें। तो छोटी कौन सी हो गई सबसे छोटी? 3/8। तो अब मैं यहाँ लिख लूं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 3/8, क्योंकि इन दोनों में ही मुझे पता करना था। बाकी तो फ्रैक्शन वाले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये तो आपस बड़े ही हैं इन दोनों से। तो अब इन दोनों को देखो, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो 2 और 2 तो यहाँ है ही, 3/5 और 8/15 में देख लो बस कि 3/5 और 8/15 जो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसमें कौन सा बड़ा है? 3/5 बड़ा है कि 8/15 बड़ा है? तो देखो फिर से वही करो, इन दोनों की गुणा करी 45, इन दोनों की करी 40। तो कौन बड़ा है? 45 बड़ा है, यानी 3/5 बड़ा है। और यहाँ मुझे सबसे बड़ी ही पहचाननी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 2 सही 3/5। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 2 सही 3/5। अब इन दोनों का योग निकाल दो। किस किस का? सबसे छोटी का जो कि 3/8 है, और सबसे बड़ी 2 सही 3/5 का। तो ये 3/8 3/8 ही रहेगा, ये हो जाएगा 13/5। एलसीएम ले लो, 40 आ जाएगा इन दोनों का, 8 और 5 का एलसीएम, और ये आ गया। ठीक है, इसकी यहां गुणा कर दी, इसकी यहां कर दो। 119/40, तो ये आ जाएगा 2 सही 39/40, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? बड़ी भिन्न कैसे निकाली, छोटी भिन्न कैसे निकाली? क्योंकि मुझे पता था कि इन दोनों में ही छोटी होगी, और किसी में तो छोटी भिन्न हो नहीं सकती, इन दोनों में से होगी, 6/7 या 3/8 में से ही। तो इन दोनों की तुलना कर ली मैंने, तो सबसे छोटी मिल गई। और इन दोनों में बड़ी भिन्न होगी, और वो भी मैंने केवल 2 को हटा के 3/5 और 8/15 की तुलना कर ली। तो इन दोनों में तुलना करने पर मुझे पता चल गया इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ये है। फिर हमें इन दोनों को जोड़ना था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग हमसे पूछा था, इन दोनों का जोड़ ही तो पूछा है, तो वो हमने फिर इनका योग निकाल दिया। ठीक है, अब बताओ यहां पे कोई दिक्कत है तो चले आगे। बताओ इसका उत्तर बताओ, बहुत आसान है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ध्यान दो, डज नॉट इंप्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन का क्या मीनिंग नहीं है? मूल्यांकन का क्या अर्थ नहीं होता है? आकलन करने का क्या अर्थ नहीं है? आकलन मतलब मूल्यांकन एक ही बात है, ये तो बात सही है, आकलन मूल्यांकन एक ही बात है। पर क्या आकलन इसलिए किया जाता है कि हम बच्चों को लेवल कर सके? उनको लेवल करना है गलत है, ठीक है, ये नेगेटिव अप्रोच है। लेवल नहीं करेंगे कि हम उनको, ठीक है, गुड बैड पुअर एक्सीलेंट इस तरह से लेवल नहीं करेंगे। बच्चों को कमजोर और तेज बच्चे में वर्गीकरण नहीं करना है, क्लासिफिकेशन नहीं करना है। तो ये विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता नहीं, हमें लेवल नहीं करना है, हमें इससे एक डायग्नोस करना है उनमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो उनके सीखने में जो गैप आ रहा है। हम असेसमेंट मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं? मूल्यांकन इसलिए कर रहे हैं कि जो गैप है, लर्निंग गैप जो है, ठीक है, उसके रेमेडियल के लिए, उसके निदान के लिए, उपचार के लिए, डायग्नोस के लिए कर रहे हैं असेसमेंट। तो इसलिए असेसमेंट किया जाता है, ना कि बच्चों को लेवल करने के लिए। तो ये निदान में सहायता करता है असेसमेंट, ये बात सही है। और साथ ही हमें उनके परफॉर्मेंस की जानकारी भी एकत्रित हो जाती है। उस परफॉर्मेंस के आधार पर आगे के लिए और अधिक सुधार किया जा सकते, और क्या क्या किया जा सकता है सिखाने के लिए, उसलिए हम असेसमेंट करते हैं, ना कि बच्चों को लेवल करने के लिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2, क्योंकि हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंप्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन का अर्थ बच्चों को लेवल करना नहीं है। क्लियर है? तो ये किसी भी विषय के लिए ये बात सही रहेगी, चाहे गणित में ऐसा प्रश्न आए, चाहे विज्ञान में आए ऐसा प्रश्न, चाहे एसएसटी में आए ऐसा प्रश्न, आपसे कहीं भी पूछ सकता है। सीडीपी का भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, मैथ में, साइंस में, एसएसटी में, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक सिंपल सी बात है कि पिछली बार मैथ में पूछा था,
ठीक है, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथ। क्रिएटिविटी इन मैथ, गणित में सृजनात्मकता या रचनात्मकता का संकेतक नहीं है। कौन सा नहीं है, किससे नहीं पता चलता कि गणित में क्रिएटिव है बच्चा या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, यानी एक ही प्रकार से चिंतन करना या फिर बहुत कम तरीकों से सोचना या डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे अगर हम पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो बच्चे को कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर उसका आंसर याद होगा तो वो बता देगा भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पर रटे हुए आंसर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या इससे क्रिएटिविटी का हमें इंडिकेटर मिलता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग से नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ इसकी जगह क्या होना चाहिए था? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन, जिसमें हम एक ही सवाल के कई भिन्न भिन्न तरीकों से सोच करके उत्तर दे सकते हैं, या एक ही समस्या के कई भिन्न भिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं। किसी समस्या के अनेक प्रकार से हल निकालना, उसको अनेक प्रकार से विचार करना, उसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग ही क्रिएटिविटी को पैदा करती है। ठीक है, ये क्रिएटिव थिंकिंग है एक तरह से। तो इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा, नॉट पूछा था। ठीक है, बाकी चीजें समझ लेते हैं। स्टूडेंट आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबली, तो क्रिएटिव होंगे अगर उनकी सोच लचीली है। बिल्कुल लचीली सोच है तो ये क्रिएटिव होंगे ही बच्चे। ठीक है, और विविध और वैकल्पिक समस्या के समाधान की कार्यनीति का उपयोग करते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग मल्टीपल तरीके से अल्टरनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, अल्टरनेटिव तरीकों से, कई सारे तरीकों से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यही तो क्रिएटिविटी है। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और अलग अलग सवाल उठाते हैं। तो यही दिखाता है कि बच्चा जो है मैथ में सोचता है, मैथ को लेकर के क्रिएटिव है। तो कौन सा आंसर नहीं है? अभी सारी चिंतन का उपयोग करना क्रिएटिव थिंकिंग को नहीं दिखाता है। ठीक है, अब सारी चिंतन दिखाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे अब सारी चिंतन दिया होता तो फिर तो वो सही हो जाता, बट यहाँ क्योंकि अभी सारी चिंतन की बात हो रही है, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है, तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बताएं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 955 में क्या जोड़ें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो जोड़ना है वो x है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या है जिसको जोड़ने से 955 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और फिर 3x प्लस 2 क्या होगा? अगर आपको x पता चल जाए तो 3x प्लस 2 क्या होगा? तो बताओ क्या जोड़ू मैं 955 में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सीधे बता सकते हो कि इसमें 6 जोड़ दो तो ये 961 हो जाएगा, जो कि 31 का वर्ग है। ठीक है, तो अब 6 जोड़ा है यानी x का मान हो गया 6। तो 6 × 18 और 2 20। ठीक है, 3x प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, और फिर आपको जो है क्या करना होगा? आपको करना होगा पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग। जोड़े बनाए, पीछे से जोड़े बनाए, तो 3 का वर्ग 3 3 9। जिनको ये पूर्ण वर्ग विधि याद होगी वो कर पाएंगे इसको। ठीक है, और 3 में 3 जोड़ करके यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया 6। अब 6 में ऐसा क्या कर दें कि जो ये कैंसिल हो जाए, तो ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो जब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको हमें कितना लेके आना पड़ेगा जिससे ये कैंसिल हो जाए? तो अराउंड 30 से तो ऊपर जाएगा ही। ये तो हमें पता चल गया कि ये 30 टाइम्स तो नहीं हो सकता, 30 से ऊपर जाएगा। तो 30 से भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो 30 का वर्ग होता है 900। तो फिर आप 31 का वर्ग करके देखेंगे तो आ जाएगा 961। और जैसे ही आपको ये अंदाजा लगेगा कि 961 हो सकता है, तो इसको जोड़ने के लिए +6 चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से भी आप एक गैस कर सकते हैं, और जिससे कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं यानी नेचुरल नंबर हैं जो 3, 5 और 7 से विभाज्य हैं? 1 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 से विभाज्य हैं? तो पहले क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। किसका? 3, 5 और 7 का। तो इनका एलसीएम करना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं।
क्या आ जाएगा इनका एलसीएम 3 इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर थे, इजीली इनका एलसीएम आ गया 105। अब 105 का पहाड़ा आप पढ़ते रहो, 105 एकम 105, 105 दूनी 210, 105 दिया 315, 105 चौका 420, इसके बाद आगे जाओगे तो 500 से ऊपर चला जाएगा। यानी 4 ही संख्या ऐसी हैं जो 500 तक 105 के टेबल में आएंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करते हैं हम इन क्वेश्चन को कि कितनी संख्या 1 से 500 के बीच है जो इनसे कट जाएंगे, तो इनका एलसीएम ले लो। जब इनका एलसीएम ले लेंगे तो फिर उस एलसीएम से एक टेबल बना लेंगे और टेबल के जितने नंबर इनके बीच में बैठेंगे वो आ जाएगा। या फिर आपको टेबल भी नहीं बनानी, 500 को 105 से भाग दे लो, और ये 4 बार तो पूरी तरह जाएगा, बाद में दशमलव में जाएगा, तो दशमलव वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, 4 बार जा रहा है, यानी 4 संख्याएं 1 से 500 तक इसके बीच में आने वाली है। ठीक है, क्योंकि 1 से शुरू है इसलिए हमने भाग दे लिया, तो पता चल जाएगा। अगर ये कहता कि कितनी संख्या 200 से 500 के बीच है, तो 200 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3, 5 और 7 से कट जाती है, तो 200 और 500 से बीच में फिर 3 ही रह जाती, फिर 105 नहीं आता इसमें। ठीक है, तो सवाल अगर घुमा दिया जाए तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 200 से 500 के बीच पूछ लेता तो फिर कितनी हो जाती, फिर 3 हो जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को देखें। एनसीएफ 2005 में कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है? ठीक है, लीस्ट इंपोर्टेंट बताना है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सी प्रक्रिया मैथ में सबसे कम इंपोर्टेंट है? क्या होगा? दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान करना, या फिर यह समझना कि गणित तकनीक का उपयोग कब और कैसे किया जाए, या गणित में शॉर्टकट खोजना, या गणित के सूत्रों का सामान्यकरण करना। तो आंसर तो बहुत इजीली पता चल जाएगा, शॉर्टकट खोजना जो है वो बहुत कम महत्वपूर्ण है। कभी भी जीवन में भी शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए, सक्सेस का भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सफलता कोई शॉर्टकट से नहीं मिलती, ऐसी मैथ में भी जो है, मैथ में भी सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है, डे बाय डे की प्रॉब्लम्स के साथ जो है मैथ को कनेक्ट करते हुए सॉल्व करना होता है। ठीक है, और ये समझना होता है कोई भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, कैसे मैथ को सॉल्व किया जाता है, इसको समझा जाता है। मैथ के फॉर्मूलों को एक जनरलाइज करके फिर हम यूज करते हैं, तो वो भी एक मैथ को करने का तरीका है कि हम मैथ के फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं या उन्हें जनरली कुछ चीजों के फॉर्मूला बना लेते हैं। बट शॉर्टकट जो है वो एक तरह से बहुत कम यूज होने वाली चीज है मैथ में। मैथ में ज्यादा शॉर्टकट होते नहीं है। शॉर्टकट बहुत से बच्चे ट्रिक्स से सोचते हैं कि ट्रिक्स सीख करके जो है हम बहुत ज्यादा मैथ को सॉल्व कर पाएंगे, तो ट्रिक्स कुछ हद तक काम आ सकती हैं, पर ट्रिक्स से आप पूरा 30 के 30 का मैथ सॉल्व कर पाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और आपके 30/30 आ जाएंगे ट्रिक्स के द्वारा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, आपको कैलकुलेशंस करनी सीखनी होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मैथ में अच्छे नंबर ला सकते हैं। शॉर्टकट से मैथ में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। तो यहां भी यही उत्तर है, फाइंडिंग शॉर्टकट इन मैथ इज लीस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए देखें इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है? किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर M एक बिंदु पर स्थित है कि AM बराबर है BM और CM के। ठीक है, AM इक्वल टू BM इक्वल टू CM, और जो एंगल A और B है वो X और 70 डिग्री दिए हुए हैं, तो 3X + 25 का मान बताना। ठीक है, ये है। अब इसमें देखो एक चीज देखो कि यहां पर ये ABC है, M पॉइंट है जहां पर जो है वो इस तरह से है कि AM और BM और CM ये तीनों बराबर। अब AM बराबर है CM के और BM के, तो ये एंगल X जो है ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि AM और CM इक्वल है, BM और CM इक्वल है, इसलिए ये एंगल भी बराबर होगा 70-70। अब ट्राइंगल ABC के अंदर हम कह सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल जो है, एंगल X A हो गया, एंगल B 70 डिग्री हो गया, एंगल B जो है ये 70 डिग्री हो जाएगा, और
एंगल सी एक्स प्लस 70 है और तीनों का जोड़ कितना है 180। तो ये हो गया 2x प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम 3x प्लस 25 की वैल्यू बता सकते हैं। तो 3 इंटू 20 प्लस 25 60 प्लस 25 इज इक्वल टू 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। क्योंकि जब ये दो साइड इक्वल हैं एंगल ट्राइंगल AMC में, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो एंगल x के ये बराबर हो गया, एंगल A इस एंगल C के बराबर हो गया। जब BM इक्वल है CM के, तो ये 70 डिग्री हो गया। तो ये टोटल x प्लस 70 हो गया और ये x और ये 70 और तीनों का जोड़ 180 हो गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखें क्या है क्वेश्चन। A sum invested at 10% per annum for 2 years becomes 3,264 when the interest is compounded annually 10%। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड होता है। What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 2.5 year। ठीक है, 2.5 ईयर के लिए कितना होगा ये हमें बताना। तो सिंपल सी बात है कि अगर सपोज करो कि मेरे पास 100 रुपए थे और वो 2 साल तक कंपाउंड होते हैं 10% से। तो पहले साल 10% से कंपाउंड हुए तो 10 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल भी उन पे 10 का ब्याज मिलेगा, पर अब इस बार 10 का ब्याज 10% इस 10 का भी मिलेगा, पिछले साल के ब्याज का 10% का 10% एक। तो यानी 2 साल में टोटल ब्याज कितना मिला, वो हो गया 10 प्लस 10 प्लस 1 21। यानी अब अमाउंट हो गया 121, जो कि यहाँ पे दिया है 3,267। अगर मेरे पास 100 रुपए होते तो 121 हो जाते। ठीक है, अगर 100 रुपए होते तो 121 हो जाते। ठीक है, तो मेरे पास कितने रुपए थे, जो कि 3,267 हो गए। तो अब इसको इससे कैंसिल अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बराबर आ जाएगा 27। ये इससे 27 बार कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर मैं 100 बराबर निकालू तो कितना हो जाएगा 2700। यानी उसके पास कितने रुपए थे स्टार्टिंग में, मूलधन कितना था 2700, प्रिंसिपल था 2700, जो कि 2 साल बाद कितना हो गया था 3,267। किस रेट पे उसने पैसा दिया 10% पे 2 साल के लिए। अब वो इसी का टाइम दे रहा है 2.5 साल 2.5 ईयर, और तुमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, साधारण ब्याज बता दो। तो 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, PRT अपॉन 100। 2.5 साल के लिए P 2700 रुपए थे, 10% ब्याज पे दिए, 2.5 साल के लिए दिए। ठीक है, अपॉन में रख दिया 100, तो कैंसिल करके आ गया 27 गुना 25। तो कितना ब्याज मिल गया 675 रुपए ब्याज मिल गया। ठीक है, सिर्फ ब्याज पूछा है। 2 साल 2.5 साल के लिए अगर उसे साधारण ब्याज मिले उसी 2700 का, तो कितना होगा 675 होगा। ठीक है, यहां पर तुम ये सब करने की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो कि A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, वो भी यूज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि A की वैल्यू दी हुई है 3,267, A की वैल्यू दी हुई है, P आपको निकालना था, और R की वैल्यू भी आपको दी हुई है 10, और T की वैल्यू भी दी हुई है 2। तो इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके अगर आप P निकालते तो अभी 2700 आपको मिल जाता। ठीक है, और फिर उस 2700 को मैंने वहां रख लिया SI में। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो ये होता है, जो कक्षा 8 में 6 7 में भी दिया हुआ है, कक्षा 7 8 के में। तो हमने फॉर्मूले का यूज ना करके ट्रिक का यूज कर लिया। ठीक है, तो उससे भी हमें जो है मूलधन प्राप्त हो गया, और मूलधन प्राप्त होने के बाद हमें जो है साधारण ब्याज का सूत्र यही होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो ये अपना SI आ गया। क्लियर, देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसको।
क्या होगा, एडीसी का मान बताना है। एडीसी का मान कितना होगा, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर स्थित डी एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है, ठीक है, बाइसेक्टर है। तो एक त्रिभुज है ABC, ABC और AB पर स्थित एक बिंदु D है D, और ये CD को बराबर एंगल पे डिवाइड करता है, ACB को क्या करता है, दो बराबर कोण में बांट देता है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये चीज दी हुई है। एंगल A 50 है और एंगल B 70 है, ये भी दिया है। जब एंगल A 50 है और एंगल B 70 है तो एंगल C टोटल मिला के कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का कोण 180 होता है, तीनों का जोड़ 180 होने के लिए इसको 60 होना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां से सीधे निकाल सकते हैं। अब ये मत पूछना कि C जो है वो 60 कैसे हो गया, क्योंकि A और B जुड़ के 120 हो रहे हैं, तो 60 और चाहिए 180 होने के लिए। अब ये क्योंकि बाइसेक्ट हुए हैं तो ये 30 और ये 30 बाइसेक्ट करता है CD एंगल ACB को, ये दिया हुआ है, CD क्या करता है, ACB को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। तो अब बताओ कि ये एंगल कितना होगा ADC, ये 30 और ये 50, 80 हो गए, तो x कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि ये भी तो एक ट्राइंगल है ADC। ADC एक ट्राइंगल नहीं है ADC, जिसमें ये 50 है और ये उसका बाइसेक्ट हुआ तो ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये 100 होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 होता है, ठीक है, तीनों का जोड़ कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 100 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल तरीके से समझते चलें चीजों को, कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल हर साल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें इस क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से देखें। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अंक दिए गए 12 स्टूडेंट के, और इनके माध्य और परिसर का अंतर बताना है, ठीक है, इनके मीन और रेंज का हमें डिफरेंस बताना है। तो मीन जो होता है, माध्य, मीन किसे कहते हैं, मीन सम ऑफ डाटा जितना भी है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये होता है मीन, यानी इन तीनों का जोड़ हम कर लेंगे, ठीक है, अब इन सब का आप जोड़ कर लेंगे और उसके बाद ये कितने हैं, 12 हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे। फिर आता है रेंज। रेंज क्या होती है, या परिसर जिसे हम कहते हैं, परिसर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है और जो लोएस्ट नंबर है उनका डिफरेंस होता है रेंज, परिसर। सिंपल सा है, ये क्वेश्चन कर लेंगे। बताओ, इन सारे डिजिट को जोड़ के एक तो 12 से भाग कर देना, सबको जोड़ के 12 से भाग कर देना, और इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा है इनमें सबसे बड़ा नंबर, ये रहा 42, और जो सबसे छोटा नंबर है ये रहा 17, इनका डिफरेंस ले लो तो ये आ जाएगी रेंज। और जो रेंज आएगी आपकी 42 माइनस 17, ये आ गई 15 या 25, तो जो रेंज आ गई 25, और इससे कुछ ना कुछ आपका आ जाएगा माध्य, ये आएगा 31.33 में बता देता हूं, लगभग कैलकुलेट कर लेना। तो फिर इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, ठीक है, माध्य में से रेंज को घटा देना है, परिसर को घटा देना है, यही तो कह रहा है। तो 31.33 में से 25 को माइनस करना है, तो ये 6.33 के करीब आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, मैंने थोड़ा सा काम आपके लिए छोड़ दिया। तो अप्रोक्सीमेट आंसर यहाँ पर हमारा 6 रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली कोई आंसर नहीं दिया गया था, ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था सीटेट में जुलाई 2024 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, 6.33 आएगा वैसे, पर ये 6 सही हो जाएगा, क्योंकि लगभग में हम इसका उत्तर ले लेंगे। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट। एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है, 24,000 में खरीदता है 12 फैन, और प्रत्येक पंखे का जो उसका क्रय मूल्य है उस पर 25% अधिक अंकित करता है, और वह सभी पंखों पर 10% की छूट देता है, तो कुल मिलाकर उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है, देखो 12 पंखे थे, कितने के खरीदे, 24,000 के,
तो एक पंखा कितने का आया भाई? एक पंखा आया 2000 का। कितना ज्यादा प्रिंट कर दिया? 25%, यानी 25% ज्यादा उस पर छाप दिया, यानी 25/100 यानी 1/4, एक चौथाई। कितने का एक चौथाई ज्यादा छाप देता है? 2000 का एक चौथाई, यानी 500 रुपए एक्स्ट्रा उस पर लिख दिया। तो उसने अंकित मूल्य कितना लिख दिया अब उस पे? अब उसने उस पे मूल्य लिख दिया 2500। 2000 का पंखा था, 500 एक्स्ट्रा कर दिए। अब 2500 छापने के बाद क्या कह रहा है कि 10% की छूट दूंगा। कितने की छूट दे रहा है? 10% की। यहां पर 10% की छूट दी जा रही है। किसके 10% की? 2500 के 10% की। 10% यानी 10/100 यानी 1/10, तो 250 रुपए की छूट दी जा रही है। कितने की? तो अब वो कितने पर बेच रहा है 250 की छूट देने के बाद? बताओ। 250 की छूट देने के बाद 2500 उसने छाप दिया, लिख दिया उस पे, और 250 की छूट दे दी, तो 2250 का बेचा। तो 2250 का बेचा। खरीदा कितने का था? खरीदा था 2000 का, उसका कॉस्ट प्राइस था 2000 रुपए, और बेचा कितना? सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 2250 रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का लाभ हुआ? 250 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? एक पंखे पे लाभ हुआ 250 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? कुल लाभ, कुल तो उसने 12 पंखे बेचे हैं, तो 12 गुणा 250 कितना हो जाएगा? 12 गुणा 250 ये हो जाएगा भैया 3000 रुपए। 3000 रुपए, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बताओ, ये चीज समझ में आई कि उसका कुल प्रॉफिट कितना बना? 3000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखें इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर अपॉन b माइनस ए। बहुत सिंपल है। एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और इसको कैसे करेंगे? a माइनस बी, तो पहले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। अब क्योंकि a प्लस का है b माइनस का है, तो ये आएगा माइनस के 2ab और फिर माइनस के 2bc और फिर आएगा प्लस के 2ca, क्योंकि ये c और a दोनों प्लस के हैं, और b माइनस का था इसलिए दोनों माइनस का है। अब इसको देखो, इसको भी इसी तरह से खोलेंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, या मैं पहले माइनस को बाहर रख देता हूँ, चलो वैसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2bc, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 2ca, और ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, अपॉन में आपका b माइनस ए बी है, ये भी याद रखो। ठीक है, तो ये माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जल्दी से लिख देता हूँ। ये माइनस के a स्क्वायर हो जाएंगे, ये माइनस के b स्क्वायर, ये माइनस के c स्क्वायर, ये प्लस के हो जाएंगे 2ab, ये माइनस के हो जाएंगे 2bc और ये प्लस के हो जाएंगे 2ca अपॉन b माइनस a। ये तीनों हो गए कैंसिल, ये देखो, और 2ab से 2ab भी कैंसिल, बचे हमारे माइनस के 2bc और माइनस के 2bc, तो माइनस के हो गए 4bc और प्लस के 2ca और प्लस के 2ca हो गए प्लस के 4ca अपॉन b माइनस a। अब यहां पर माइनस के 4c कॉमन ले लोगे तो ऊपर हमें मिल जाएगा b माइनस a, और नीचे भी हमें ये b माइनस a दिया हुआ है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो माइनस के 4c आ गया। चीज क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से इसको करना था। ठीक है, तो हमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है और कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप बताओ। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एरिया हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल दिया है,
और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई, बराबर ये 240 दे रखा है, यानी 1/2 इंटू बी इंटू एच। और एक भुजा 30 सेंटीमीटर दी है, जो कि या तो आधार होगी या ऊंचाई होगी, क्योंकि वो कर्ण नहीं है, ये हमें बताया है। तो जब वो बी या एच में से एक होगी तो मैं मान लेता हूं कि वो बी है। तो अगर मैं बी को रख दूं यहां पे 30, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 16। ये आ गई एच की वैल्यू, ठीक है। और जब एच की वैल्यू आ गई तो मैं कर्ण का मान निकाल सकता हूं, हाइपोटेनियस निकाल सकता हूं। कैसे कि बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके हमें हाइपोटेनियस मिल जाएगा। चलो इसको एबीसी नाम दे देते हैं। तो ये एसी की वैल्यू आ जाएगी 16 का वर्ग और 30 का वर्ग, ये हो गया 256 और 30 का वर्ग हो गया 900, ये हो गया 1156, ये आ जाएगा 34। अब इसका हमें क्या पूछा है, पेरीमीटर, परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी 16 प्लस 30 प्लस 34, ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 30 प्लस 34, बताओ, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है, परिमाप निकालना था, पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड। यहां पे हमने पाइथागोरस का यूज किया। बताओ कोई डाउट है, कहां समझ नहीं आया बताओ। ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है समकोण त्रिभुज का, वो होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बी एच, यानी बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। बताओ, देखो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का बताएं क्या आंसर होगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरने वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। ठीक है, क्या कहता है, बहुत सारे कागज के टुकड़े हैं जो त्रिभुज के आकार में हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए और उनको नापने के लिए कहा जाता है। ठीक है, कुछ कागज के टुकड़े हैं जो अलग अलग त्रिभुज के आकार में हैं, तो यह उन परिणामों को नोट करने के लिए भी कहता है कि इनके कोण नापो और फिर जो देखो कि क्या हो रहा है। ठीक है, उन सबके सारे कोणों को नापो। और जब बच्चे ऐसा करेंगे तो उन्हें एक चीज पता चलेगी, इन तीनों कोणों का जोड़ 180 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 है, यानी वो इससे एक चीज की खोज कर लेंगे जो कि त्रिभुज के कोणों के जोड़ का नियम है। यानी शिक्षक जो है शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग कर रहा है, खोज विधि। देखो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको उत्तर यहीं पे छिपा हुआ दिख जाएगा। शिक्षण की यह विधि है खोज विधि, इसको हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं, जिसमें बच्चे को नियम को खोजने के लिए कुछ प्रयोग करवाए जा रहे हैं, कुछ गतिविधियां करवाई जा रही हैं, जिससे बच्चा खुद ही नियम खोज लेता है ना, नियम को जान लेता है। निगमनात्मक में नियम को सरल बनाया जाता है। ठीक है, बार बार नियमों का प्रयोग करके उसको एक जनरलाइज रूप में हम ले जाते हैं, वो निगमनात्मक होती है। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, निगमनात्मक नहीं, खोज विधि होगा। ठीक है, देखें इनमें कौन सा सत्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है। 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है, तो यह गणितीय व्यंजक नहीं है। और गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती हैं, मैथ गणितीय व्यंजकों पर किया जा सकता है, ये तो सही है। एक्सप्रेशन x² + 10x + 5 10x + 25 कैन नॉट बी सिंप्लीफाई फर्दर, इसको हम और अधिक सरल नहीं कर सकते। x² + 10x + 25 को, इसको अधिक सरल नहीं कर सकते, ये गलत है। हम x² + 10x + 25 को सरल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये x + 5 और x + 5 इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, या हम इसे लिख सकते हैं x + 5 का होल स्क्वायर। तो यानी इसको अधिक सरल किया जा सकता है, यानी यही जो है क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। समीकरण में चर वह मान है जो समीकरण को संतुष्ट करता है और समीकरण का हल कहलाता है, ये बात सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ही सही होगा, जो सही नहीं है कि इसको सरल नहीं किया जा सकता, ये बात गलत है, इसको सरल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो सीटेट के जुलाई वाले पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे पेपर 2 के, वो सारे आपके कंप्लीट हो गए। पेपर 2 के कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दो संख्याओं का रेशियो दिया है, ठीक है, एक संख्या a और एक संख्या है b। a और b का रेशियो हमें दिया है 3:7। तो a को मान लें 3x और b को मान लीजिए 7x। इनका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा, हमेशा अगर रेशियो में संख्या दी होती है 3 × 7 × x, इस तरह से एलसीएम आता है। ये 3 और 7 को ले लिया और एक बार x को ले लिया, ये एलसीएम हो गया। और हमें क्वेश्चन में भी एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया है? 630। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो x की वैल्यू आ जाती है 30। और इस तरह के सवाल में जब अनुपात में संख्या दी हो, ध्यान रखो, जब संख्या अनुपात में दी हो तो ये तो एलसीएम होता है, और एचसीएफ जो होता है वो x होता है। x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से, और x आपका आ चुका है 30, यानी यही क्या है? आपका में से है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और आपसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ क्या होगा। ये चीज याद रखना, हमेशा अनुपात में दी गई संख्याओं का जो में से है वो x होता है, और ले से उन दोनों अनुपात की गुणा और साथ में x से गुणा कर दो तो ये ले से होता है, एलसीएम होता है। ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और यहाँ पर हमें एलसीएम 630 दिया ही था और एचसीएफ हमने निकाल लिया 30, तो आंसर आ जाएगा 660, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये बहुत इजी चीज है। कभी भी अगर आपको a और b का रेशियो देगा, सपोज दैट m/n दे दिया, तो एलसीएम आपका हमेशा क्या होगा? m × n × x, एक x संख्या मान लेंगे जो इनके साथ होगी, और एचसीएफ हमेशा x होगा। ठीक है, उल्टा भी करके अगर दे दे तो भी आप संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो a/b अगर mn है, m/n है, तो एलसीएम m × n × x होगा और एचसीएफ × वो x होगा। कोई दिक्कत यहां तक? बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है तो? पूरा पेपर 2 सॉल्व हो गया। जुलाई का जो पेपर था 2024 में, पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछे थे 30 क्वेश्चन। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेट करेंगे पेपर 1 का, फिर देखेंगे फिर पेपर 2 का, या पेपर 1 का ही दोबारा एक और सेट लेंगे। तो एक सेट हम लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया तो साइंस का भी एक प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं लेकर के आऊंगा, तो आपका साइंस भी हो जाएगा। तो मैथ और साइंस इन दोनों की क्लासेस जो है मैं लूंगा आपकी लगातार। हो सकता है अल्टरनेट डे पे हो या डेली एक क्लास हो, तो वो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन को दबा के रखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लगातार पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।